हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ यूनी कॉम्पोनेंट मैग्मा, बाई कॉम्पोनेंट मैग्मा एंड ट्राई कॉम्पोनेंट मैग्मा। यानी जो मैग्मा के तीन तरह के कॉम्पोनेंट होते हैं, यूनी कॉम्पोनेंट, बाई कॉम्पोनेंट और ट्राई कॉम्पोनेंट, इसके क्रिस्टलाइजेशन किस तरह से होता है ये आज हम उसका डेफिनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा क्या होता है। It is well known that magmas become igneous rocks by solidification, without crystallization, that is formation of glass, or by crystallization with the loss of much of their volatile materials। मतलब हमें पता है कि मैग्मा जो है वो इग्नियस रॉक कैसे बनते हैं, सॉलिडिफिकेशन की वजह से, यानी ठंडे होने की वजह से। ठंडे होकर जब वो जम जाते हैं तो वो क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। ठीक है, मतलब कि वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन होता है, यानी क्रिस्टल्स बनते हैं, या कभी कभी इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है ना। और जो क्रिस्टलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो इसके अंदर वोलेटाइल मैटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वातावरण में घुल जाते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन जो होता है। ठीक है, A rock may be composed total crystals, or it may have totally glass nature, or mixed both crystals and glass। जो रॉक होता है वो या तो पूरी तरह से क्रिस्टल का बना होता है, या तो फिर पूरी तरह से उसका नेचर होता है ग्लासी होता है, या तो कभी कभी उसमें क्रिस्टल और ग्लास दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द 5 फैक्टर्स। ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस पे डिपेंड करती है, 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो वो 5 फैक्टर कौन कौन से हैं? तो पहला है टेम्परेचर, यानी रेट ऑफ कूलिंग। तो आपको पता है कि अर्थ सरफेस के नीचे जो होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है ना। तो जैसे जैसे उसका रेट ऑफ कूलिंग हो, यानी कि किस हिसाब से वो ठंडा हो रहा है, जल्दी ठंडा हो रहा है या धीरे ठंडा हो रहा है, तो उस सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि वो क्रिस्टल बनेगा या ग्लास बनेगा। अगर उसे जो मैग्मा को अगर ठंडा होने के लिए अगर वो तुरंत ठंडा हो जा रहा है तो क्या होता है, ग्लास का निर्माण करते हैं। अगर उसे टाइम मिलता है ठंडा होने के लिए तो फिर वो क्रिस्टल के रूप में फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड है विस्कोसिटी ऑफ मैग्मा। ठीक है, यानी मैग्मा का गाढ़ापन, उसकी वजह से भी होता है कि वो क्रिस्टल में फॉर्म करेगा या ग्लास में फॉर्म करेगा। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ मैग्मा, मैग्मा में कौन कौन से कॉम्पोजिशन होते हैं, क्या क्या चीज़ों से मिलकर के मैग्मा बना है, उस पर भी डिपेंड करता है। फिर कंसनट्रेशन ऑफ वोलेटाइल्स, जो भी उसके अंदर वोलेटाइल्स होते हैं मैग्मा में, उसका कंसनट्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि वो क्रिस्टल का फॉर्म करेगा या फिर ग्लास का फॉर्म करेगा। और लास्ट है प्रेशर, यानी डेप्थ ऑफ कूलिंग। प्रेशर यानी कितना गहराई पे है कुछ चीज़, कितना डेप्थ पे है, उस पर भी वो डिपेंड करता है कि ज़्यादा डेप्थ पे रहेगा तो वो क्रिस्टल के रूप में फॉर्म करेगा, और ज़्यादा ऊपर की ओर होगा, पृथ्वी की सतह की होगा, यानी अर्थ सरफेस की ओर होगा, तो वो क्या करेगा, ग्लास के रूप में फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये थे आपके 5 फैक्टर्स जिस पे कि डिपेंड करता है कि कुछ भी जो मैग्मा है वो क्रिस्टल के रूप में बनेगा या ग्लास के रूप में फॉर्म करेगा। ठीक है, Magmas usually consist of a number of components and therefore most igneous rocks are multi-component। मैग्मा जो होते हैं उसमें ढेर सारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट से मिल करके बने होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से जो भी इग्नियस रॉक होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी कंपोनेंट होते हैं। यूनी कंपोनेंट्स रॉक्स आर एक्सट्रीमली रेयर। जो यूनी कंपोनेंट रॉक होता है वो एक्सट्रीमली रेयर होता है, बहुत कम, दुर्लभ होता है ना, जो सिर्फ एक ही कंपोनेंट से मिल करके बना हो उस तरह का रॉक। द क्रिस्टलाइजेशन कैन बी बेटर स्टडीड इन अ यूनी कंपोनेंट, बाई कंपोनेंट एंड मल्टी कंपोनेंट सिस्टम। तो जब आप क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें यूनी कंपोनेंट यानी एक ही कंपोनेंट से बनना, बाई कंपोनेंट यानी 2 कंपोनेंट से, और मल्टी कंपोनेंट यानी 2 से अधिक कंपोनेंट से जो बनता है वो सिस्टम, उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनी कंपोनेंट होता क्या है। तो पहला है हम लोग का यूनी कंपोनेंट मैग्मा। इन द स्टडी ऑफ यूनी कंपोनेंट मैग्मा, द टेम्परेचर रीजन इन विच द जनरेशन ऑफ क्रिस्टल्स इज स्लो इज कॉल्ड द मेटास्टेबल रीजन। ठीक है, तो जब हम यूनी कंपोनेंट मैग्मा के बारे में पढ़ते हैं तो हम एक टेम्परेचर रीजन को देखते हैं जहाँ पे कि क्रिस्टल जो है वो फॉर्म करता है बहुत ही स्लो से, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, मेटास्टेबल रीजन कहते हैं।
एंड द रीजन इन विच द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रैपिड इज द लेबाइल रीजन। और उस रीजन पे जहाँ पे कि क्रिस्टलाइजेशन का जो रेट होता है वो बहुत जल्दी होता है, बहुत तेज़ी से होता है, उसे लेबाइल रीजन कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे कि देखिए ये एक अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है, यहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा है, तो ये जो नीचे गहराई और जो ये जगह जगह है इसे हम क्या कहते हैं, मेटास्टेबल, क्योंकि ये अर्थ सरफेस के नीचे है और यहाँ पे जो भी आपके मैग्मा है उसको ठंडा होने के लिए टाइम मिल रहा है। तो टाइम मिल रहा है तो यहाँ पे बड़े बड़े आपके क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मेटास्टेबल रीजन। और जो अर्थ सरफेस के कुछ नीचे, मान लीजिए ये एरिया, ये वाले, यहाँ पे इसे हम लेबाइल रीजन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर तो कम है, नीचे की अपेक्षा यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे जो भी मैग्मा है वो जल्दी जल्दी ठंडे हो रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही फाइन ग्रेन बन रहा है, या तो फिर ग्लासी नेचर के जो भी ग्रेन्स हो रहे हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, लेबाइल, और इसे हम क्या कहेंगे, मेटास्टेबल रीजन। वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। According to this study, it has been observed that slow cooling leads to coarse grains, whereas rapid cooling leads to the formation of glass. तो इस स्टडी के अनुसार ये देखा गया है कि जो भी स्लो कूलिंग यानी धीरे धीरे जहाँ ठंडे हो रहे हैं, यानी मेटास्टेबल रीजन में जो ग्रेन्स होंगे वो कोर्स होंगे, बड़े बड़े होंगे, ठीक है। जबकि रैपिड कूलिंग्स में जो भी ग्रेन्स होंगे वो कैसे होंगे, उसका फॉर्मेशन होगा ग्लास की तरह, ग्लासी नेचर के होंगे, ठीक है। बिसाइड्स मल्टी कॉम्पोनेंट रॉक्स आर ऑफ फाइनर ग्रेन्स देन द वन ऑफ सिंपलर कॉम्पोजिशन। जबकि जो मल्टी कॉम्पोनेंट्स रॉक्स होते हैं उसे ग्रेन कैसे होंगे, फाइन होंगे, सिंपलर कॉम्पोजिशन के अलावा। Besides, multi-component rocks are of finer grains than the one of simpler composition. इसके अलावा जो मल्टी कॉम्पोनेंट रॉक्स होते हैं सिंपलर कॉम्पोजिशन की तुलना में वो महीन यानी फाइनर ग्रेन्स वाले होते हैं, ठीक है। अब हमारा आ जाता है बाई कॉम्पोनेंट मैग्मा। तो यूनिकॉम्पोनेंट मैग्मा आप समझ में आ गया होगा कि इसमें दो तरह के रीजन होते हैं, एक होता है मेटास्टेबल और एक होता है लेबाइल। तो मेटास्टेबल जो अर्थ सरफेस के बहुत ज़्यादा नीचे होता है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे है तो उसे जो भी मैग्मा है तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्म है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, तो टाइम लगता है उसे ठंडा होने में। तो इसलिए यहाँ पे जो भी ग्रेन्स बनते हैं वो बड़े बड़े बनते हैं और क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है। और जबकि जो अर्थ सरफेस के कुछ नीचे यानी लेबाइल रीजन में जो भी ग्रेन्स बन रहे हैं वो बहुत फाइन बनते हैं और इसका नेचर कभी ग्लास की तरह भी हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे यूनिक कॉम्पोनेंट में हम लोग को बताया गया है। अब हम आ जाते हैं बाई कॉम्पोनेंट मैग्मा में कि बाई कॉम्पोनेंट मैग्मा क्या होता है। बाई कॉम्पोनेंट मैग्मा, द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट इज melting point of any of the components in a bicomponent system is lowered down to variable extents due to the presence of variable amounts of the other one is the guiding principle in the crystallization of bicomponent magmas। तो कहने का मतलब क्या है कि बाइकॉम्पोनेंट सिस्टम में जो भी दो कंपोनेंट होते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो एक दूसरे से मिलने के बाद क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है, घटने लगता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है, ए और बी, ये दो कंपोनेंट हो गए। तो मान लीजिए कि कोई टेम्परेचर है, यहाँ इस साइड में का टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका वेट परसेंटेज है, यहाँ पे वेट परसेंटेज, ओके। तो टेम्परेचर मान लीजिए कि ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है, और ये 80 डिग्री समझ लीजिए, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जब ये इधर से आ रहा है आपका, है ना, ए है आप तो आपका, और यहाँ पे आपकी क्या है, बी है। तो ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए आप कि जब यहाँ पे ए का परसेंटेज कितना होगा, 100,
और यहाँ से 90, 80 ऐसे करके कम होता जा रहा है, 70, 60, 50 इस तरह करके बी में 0 पे पहुँच रहा है। और बी भी यहाँ से 100, 90 इस तरह करके डिक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है, इस और आने से 80, 70 इस तरह से। तो मान लीजिए कि जब यहाँ 50-50 में जब था, ठीक है, 50-50 में जब है, जब ए का कॉम्पोजिशन 50 और बी का कॉम्पोजिशन भी 50 है, तब आप देखेंगे क्या होगा कि दोनों जो टेम्परेचर है, जो पहले जो ए था वो तो 90 डिग्री पे आपका क्रिस्टलाइज हो रहा था, लेकिन जब जैसे ही उसमें बी मिलता है तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, डिक्रीज़ करने लगता है, ठीक है, कम होने लगता है। यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि जब ए या बी दो कंपोनेंट होते हैं तो उसका जब मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जब दूसरे कंपोनेंट से मिलता है, जैसे ए कंपोनेंट में अगर बी कंपोनेंट मिल रहा है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो डिक्रीज़ करने लगता है, ठीक है। जब वो अलग अलग रहेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, 90 होगा, जैसे 80 है। लेकिन जैसे ही दोनों मिल रहे हैं, ए प्लस बी हो रहा है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ करने लगता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है और यही बाई कंपोनेंट का जो प्रिंसिपल है वो यही है, ठीक है। ये बस एक रफ डायग्राम है आपको बस समझाने के लिए, इस तरह से मतलब होता है, ठीक है। Bicomponent magmas show two types of relationship and method of crystallization as eutectic crystallization, solid solution और mixed crystals। तो बाइकम्पोनेंट मैग्मा है जो वो दो तरह के रिलेशनशिप दिखाते हैं क्रिस्टलाइजेशन में। पहला यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन या फिर इसे नॉन मिक्सिंग क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं, और दूसरा है सॉलिड सॉल्यूशन और मिक्स्ड क्रिस्टलाइजेशन। और एक दो होते हैं, लेकिन आपको वो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना रही हूँ। अगर वो पढ़ना होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। उसके बाद है हम लोग का लास्ट ट्राई कॉम्पोनेंट मैग्मा, ठीक है। These are ternary magmas in which the relationship between all the three components may include both solid solution और eutectic crystallization। यहाँ एंड नहीं होगा और होगा, ठीक है। तो ये एक टर्नरी मैग्मा है जहाँ पे कि तीनों कंपोनेंट के बीच जो है रिलेशनशिप दिखाया जाता है, बोथ सॉलिड सॉल्यूशन में भी और यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन, उसमें दोनों तरह के क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन और यूटेक्टिक दोनों तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एंड दस द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय वेरियस जियोलॉजिस्ट थ्रू लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। तो इस तरह से जो क्रिस्टलाइजेशन है ऑफ मैग्मा है वो बहुत सारे जियोलॉजिस्ट के द्वारा बहुत सारे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्लेन किए गए हैं कि तीन तरह के जो मैग्मा होते हैं, यूनिकॉम्पोनेंट, बाइकॉम्पोनेंट एंड ट्राइकॉम्पोनेंट। तो इस वीडियो में बस मैं इन तीनों का डेफिनेशन आपको समझा रही थी कि तीनों क्या होते हैं, यूनिकॉम्पोनेंट, बाइकॉम्पोनेंट और ट्राइकॉम्पोनेंट क्या होता है। और यूनिकॉम्पोनेंट का जो मैंने अभी आपको बताया था कुछ दिन पहले, वन कंपोनेंट ऑफ मैग्मा हम लोग ने देखा था, वो उसका एग्जांपल था। तो उसी तरह मैं बाई कंपोनेंट में भी आपका यूटेक्टिक के लिए और सॉलिड सॉल्यूशन के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, और ट्राई कंपोनेंट मैग्मा के लिए भी अलग से सेपरेट वीडियो उसमें एग्जाम्पल के लिए रहेगा, ठीक। वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।